देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। महीनों तक सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना रहा। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी लगातार चढ़ता और उतरता रहा। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास सियासी खबरों की गर्मा गर्म चर्चा। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। तो चुनावी अखाड़ा में हम सबसे पहले बात करेंगे पहली रिपोर्ट की। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी थे और इनमें आंध्र प्रदेश भी प्रमुख तौर पर, यहां पर भी विधानसभा चुनाव थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 विधानसभा सीटों में से 144 पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई। 144 में से अब 135 पर सिर्फ टीडीपी का ही कब्जा था, जबकि 8 पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय दर्ज की है और 21 जनसेना पार्टी के खाते में ये सीटें गई हैं। ये तीनों ही दल एनडीए का हिस्सा हैं। राज्य की सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 11 ही सीटें आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की शक्तिशाली वापसी हुई है, खासकर तब जब उन्हें पिछले साल सितंबर में राज्य पुलिस की सीआईडी ने कथित कौशल विकास घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नायडू 1995 से 2004 तक 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वे 2014 में विभाजन के बाद बचे हुए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। भारी पड़ी सत्ता विरोधी लहर। परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि रेड्डी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद बड़ी सत्ता विरोधी लहर ने उन्हें उखाड़ फेंका। सत्ता विरोधी लहर इतनी अधिक थी कि रेड्डी के मंत्रिमंडल के कई प्रमुख मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नीतीश की तरह ही मोदी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती भी उतार चढ़ाव भरी रही है। 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की टीडीपी ने मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। गठबंधन से अलग होने के कारण पीएम मोदी ने नायडू को यू टर्न बाबू कहा था। इतना ही नहीं, 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगों के कारण उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। आपको बता दें कि इस बार आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कमाल हो गया। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के गठबंधन को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली। राज्य में टीडीपी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, वहीं सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट गया। जबकि टीडीपी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, 135 सीटें जीतकर टीडीपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं जनसेना ने 21 सीटें जीती और भाजपा 8 सीटों पर जीतने में सफल रही। वर्तमान सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मात्र 11 सीटों पर सिमट गई। वहीं लोकसभा की अधिकांश सीटें भी एनडीए की झोली में गईं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने वापसी की थी। साल 1996 में टीडीपी पहली बार एनडीए का हिस्सा बनी थी। चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया था। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में 2014 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी
टीडीपी ने भाजपा के साथ लड़ा था, लेकिन 2019 में टीडीपी एनडीए से अलग हो गई थी। साल 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीतकर भारी बहुमत से चुनाव जीता था, जबकि मौजूदा तेलुगु देशम पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। जनसेना पार्टी जेएसपी ने 1 सीट के साथ विधानसभा में प्रवेश किया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रही थी। तब जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में तेलुगु देशम, भाजपा और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी का गठबंधन हुआ था। आंध्र प्रदेश की सियासत। 175 विधायकों को चुनने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों ने 13 मई को अपना वोट दिया था। एक समय कांग्रेस और तेलुगु देशम के हाथ में इस राज्य की बागडोर रहती थी, लेकिन 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद उनके बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने खुद को आंध्र प्रदेश की राजनीति में स्थापित किया। 2019 में सत्ता आने के बाद से ही कई सामाजिक योजनाओं के चलते उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अगली रिपोर्ट की बात करें उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, 7 जून को बुलाया गया है बीजेपी मुख्यालय। चुनाव नतीजों पर हो सकती है अहम बैठक। आपको बता दें कि 7 जून को यह बैठक होनी है, जिसको लेकर वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया। जीत हार के आंकड़ों पर चर्चा भी हो सकती है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। 7 जून को यह बैठक बुलाई गई बीजेपी मुख्यालय। इन सभी नेताओं को बुलाया गया है। चुनाव नतीजों पर हो सकती है अहम बैठक। तो जीत हार के आंकड़ों पर मंथन भी संभव है इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होगी 7 जून को। बीजेपी मुख्यालय इन सभी को बुलाया गया है। आपको बता दें चुनाव नतीजों पर हो सकती है बैठक। और अब बात करते हैं अपनी रिपोर्ट की। उड़ीसा की बात करेंगे हम, जहां भाजपा ने 2024 तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को अपनी मातृभाषा नहीं जानने का मुद्दा यहां पर चुनाव में बार बार उठाया। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम अफवाहें फैलाई गई। इसका असर बीजेडी पर साफ तौर पर दिखाई भी पड़ा। यहां आपको बता दें भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है। 147 सीटों वाली उड़ीसा विधानसभा में भाजपा ने पहली बार सत्ता हासिल की है। भाजपा ने 80 सीटें जीती हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेडी पार्टी ने 49 सीटों पर विजय हासिल की है। 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक भले ही हिंजिला सीट से चुनाव जीत गए हों, लेकिन उड़ीसा की जनता ने उन्हें 6वीं बार मुख्यमंत्री पद पर बैठने का मौका नहीं दिया। यह रिपोर्ट देखिए। ढह गया नवीन किला। लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव के परिणाम बदले सियासी ट्रेंड का नतीजा माना जा रहा है। अब सियासत का ट्रेंड पक्षधर्मिता का है, जबकि नवीन पटनायक न्यूट्रल राजनीति का हिस्सा बने रहे। आपको बता दें कि ओडिशा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 74 का है, जबकि पिछले 2.5 दशक से नवीन पटनायक के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल यानी कि बीजद इस बार 51 के अंदर सीटों पर ही सिमट गई। 24 वर्षों तक सीएम पद पर रहे नवीन पटनायक। आपको बता दें कि नवीन पटनायक साल 2000 में पहली बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद लगातार 24 वर्षों तक वे ओडिशा के सीएम के तौर पर कार्यरत रहे। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद नवीन पटनायक दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 24 वर्षों तक सीएम पद पर बने रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने से पहले वह बीजद के अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजद अकेले 113 सीटें जीती थी। प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस पिछले चुनाव से कुछ सीटें ही बढ़ा पाई, वो तीसरे नंबर पर रही, सिर्फ 14 के करीब सीटों पर बढ़त ले सकी। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई, इसमें 1 सीट वाम मोर्चा को मिली। बीजद के हार के कारण आपको बता दें कि इस चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की बात सीटों पर सहमति नहीं होने के कारण सिरे नहीं चढ़ सकी।
लेकिन गठबंधन की चर्चा का सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ा। भाजपा के विपक्ष में पड़ने वाले वोट उससे कट गए। ये वोट सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का रहा, जो बीजेपी में न जाकर कांग्रेस व अन्य पार्टियों में चला गया। वहीं पीएम मोदी के ओडिशा अस्मिता की बात उठाने का असर भी साफ तौर पर दिखा। बीजेपी में नवीन पटनायक के बाद सबसे मजबूत माने जा रहे बीके पांडियन का सत्ता पर काबिज होने की बात को भाजपा ने काफी प्रमुखता से उठाया। साथ ही नवीन पटनायक के अस्वस्थ व निष्क्रिय होने की बात भी खूब जोर शोर से प्रसारित की गई। पीएम ने अपनी सभा के दौरान यहां तक कहा था कि नवीन पटनायक अपने राज्य के जिला मुख्यालयों के नाम तक बिना कागज देखे नहीं बता सकते हैं। क्या ऐसा मुख्यमंत्री आपका दुख दर्द बांट सकता है? उनकी जगह कोई और शासन चला रहा है जो ओडिया नहीं है। दरअसल ये बात इतनी तेजी से फैली कि बीच चुनाव में 2 बार नवीन पटनायक को खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी और बताना पड़ा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहे हैं। गौरतलब है कि पहली बार भाजपा इतनी आक्रामकता के साथ ओडिशा में चुनाव लड़ी। इससे पूर्व नवीन पटनायक के साथ भाजपा का शुरू से ही संबंध सौहार्दपूर्ण और सहज रहा है। दोनों पार्टियां समय समय पर एक दूसरे के साथ खड़ी दिखी हैं। नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2009 तक भाजपा व बीजेपी के बीच गठबंधन की सरकार ओडिशा में चली, लेकिन उसके बाद राहें जुदा हो गईं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में 31 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन की वजह एसकेएम और बीजेपी का अलग अलग चुनाव लड़ना माना जा रहा है। दरअसल केंद्र में बीजेपी को एसकेएम का समर्थन हासिल है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने सिक्किम में चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला लिया था और फैसले में नतीजा ये रहा कि सिक्किम में एसकेएम ने एक तरफा मुकाबला जीता है। ये रिपोर्ट देखिए। सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे जादुई माने जा रहे हैं। बता दें कि एसकेएम की आंधी में विपक्ष पूरी तरह से उड़ गया। विधानसभा चुनाव में एसकेएम को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। एसकेएम ने 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एसडीएफ ने 1 सीट जीती है। बता दें कि सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में 31 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई है। बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन की वजह एसकेएम और बीजेपी का अलग अलग चुनाव लड़ना माना जा रहा है। दरअसल केंद्र में बीजेपी को एसकेएम का समर्थन हासिल है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने सिक्किम में चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया था। राज्य के निवर्तमान सदन में बीजेपी के 12 सदस्य थे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को प्रचंड जीत चेहरे की लोकप्रियता का बड़ा संदेश है। विधानसभा की 32 सीटों में से 31 सीटों पर एसकेएम ने परचम लहराकर साबित कर दिया कि वही सिकंदर है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल सका। एसडीएफ को केवल 1 सीट मिली है। सिक्किम के मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय एसकेएम कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और उनकी सरकार के प्रति लोगों के भरोसे को दिया है। मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और एसकेएम को जीत की बधाई दी। मोदी ने कहा कि मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। साथ ही मोदी ने मतदाताओं का आभार जताया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो इंडी गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखाना है। विपक्ष में बैठेगा इंडिया गठबंधन। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। सरकार नहीं बनाएगा इंडी गठबंधन। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, वहीं अब विपक्ष में बैठने का फैसला लिया इंडी गठबंधन ने। आपको बता दें, नंबर कम होने के बाद जहां जोड़ तोड़ की बात सामने आ रही थी, वो ऐसे में अब बैठक के बाद इंडी गठबंधन ने यह फैसला लिया है कि वो विपक्ष में बैठेगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, तो इंडिया गठबंधन बहुमत में है और एनडीए गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया है और
सरकार बनाने का दावा भी एनडीए ने पेश किया है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने विपक्ष में बैठने की बात कही है। सरकार नहीं बनाएगा इंडी गठबंधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विपक्ष में बैठेगा इंडी गठबंधन, इस वक्त की ये बड़ी खबर। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है, संयुक्त रूप से ये फैसला लिया गया है कि सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा इंडी गठबंधन, विपक्ष में बैठेगा इंडी गठबंधन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, इंडी गठबंधन की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन सर, इंडी गठबंधन अब विपक्ष में बैठने का फैसला गठबंधन ने किया है, सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा। नहीं, अभी मनोज, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब प्राइम टाइम मंथन में हम लोग थे तो उस वक्त जो तस्वीरें, उसी समय बैठक खत्म हुई थी, वो तस्वीरें जो मैंने देखी थी उस वक्त, तो मैंने साफ तौर पर अपने दर्शकों को उसी समय अपडेट कर दिया था कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो बैठक से निकले हैं, उनके चेहरे के हाव भाव ये नहीं बता रहे हैं कि वो सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं या उनके अंदर ऐसी मादा है कि सरकार के लिए 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो जुटा लेंगे। ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं उन्होंने आपस में बातचीत की, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उन्होंने अपने अपने समर्थन पत्र दे दिए हैं। मोदी ने सरकार बनाने का दावा एक तरीके से कर ही दिया है। तो अब कहीं कोई संशय नहीं रह गया है शपथ ग्रहण की, जैसे बात आ रही 8 तारीख को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रारंभिक तौर पर बातचीत हुई है कि ठीक है, अभी हम नंबर्स का इंतजाम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तात्कालिक रूप से सरकार बनाना ठीक नहीं रहेगा, अभी सरकार को चलने दीजिए, सरकार को देखते हैं, उसके हाव भाव देखते हैं, उसके बाद कोई हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात अंदर हुई होगी। लेकिन खड़गे ने साफ कर दिया, इस बैठक में सोनिया गांधी थी, तो जाहिर सी बात है कि सारे शीर्ष नेता थे, सारे दलों के प्रतिनिधि थे, करीब 25 दलों के नेता वहां पर मौजूद थे खड़गे जी के घर में। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि 234 सीट जीतकर इंडिया ब्लॉक विपक्ष में बैठेगा और 293 का जो नंबर है वो 272 के बहुमत के आंकड़े से पार कर गया है जो एनडीए गठबंधन, तो वो सरकार बना रहा है। हालांकि ये बड़ा अप्रत्याशित है कि भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर ही सिमट गई है। 2 बार 2014 और 2019, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के 282 सीटें आई थी और वो अकेले बलबूते सरकार बनाई थी उसने। हालांकि उस समय भी गठबंधन में लोग शामिल थे। यही वजह थी कि उस वक्त जो गठबंधन के बाकी नेता थे वो जरूरी नहीं थे, वो मजबूरी में थे कि ठीक है, अब आप हमारे साथ चुनाव लड़े हैं तो आइए मैं आपको मंत्री बना देते हैं। यही हाल 303 सीटें जब अकेले बीजेपी को 2019 में मिली, तब भी ये गठबंधन के लोग जरूरी नहीं थे, एक तरीके से मजबूरी में था कि भाई एक संदेश गलत जाएगा, उनको मंत्री पद दिया गया। लेकिन आप अगर देखेंगे दोनों सरकारों में जो गठबंधन के सहयोगी हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय गठबंधन के सहयोगियों को मिला हो। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लाई है, यानी कि बगैर गठबंधन के सरकार उसकी भी असंभव है। तो गठबंधन चूंकि साथ में चुनाव लड़ा है, स्वाभाविक नंबर उसके पास गठबंधन के रूप में है, लेकिन पार्टी इंडिविजुअल के रूप में ऐसी स्थितियां नहीं है। अभी आप एनडीए की बैठक की तस्वीर मनोज अभी हम देख रहे थे, तो उसमें जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट था वो बड़ा अपने आप में बहुत सारे संकेत देता है। नरेंद्र मोदी के बगल में ठीक चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक 16 सीटें उनकी, उसके बाद फिर नीतीश कुमार 12 सीटें, उसके बाद बाकी अन्य गठबंधन, और बाईं तरफ नड्डा, राजनाथ, इस तरह के तमाम नेता, और अमित शाह काफी दूर नजर आए। तो ये संकेत दिया गया है एनडीए ब्लॉक की जो बैठक है कि किस तरीके से गठबंधन के सहयोगियों का मान सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार आगे चलाएंगे। अभी से बहुत सारी खबरें मीडिया में हैं कि चंद्रबाबू नायडू संयोजक बनना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनको लोकसभा अध्यक्ष का पद मिले, 5 बड़े मंत्रालय में थे, नीतीश कुमार भी 3 बड़े मंत्रालय चाहते हैं। ये चीजें मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट कर लेगी बीजेपी, लेकिन 14 और 19 की तरह सहयोगियों को बीजेपी कतई सस्ते में नहीं निपटा पाएगी। सहयोगी भी
अब अपनी डिमांड बड़ी करेंगे। दोनों राज्यों में, बिहार और आंध्र प्रदेश में, विशेष राज्य का दर्जा भी वो चाहेंगे। मनोज, निश्चित रूप से सर, अब ये स्थिति जिस तरीके से बनती नजर आ रही है उसमें निश्चित रूप से बार्गेनिंग की जो पावर होती है इन दलों के पास निश्चित रूप से बड़ी है। दुर्गेन्द्र सर, इस अहम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि सरकार नहीं बनाएगा इंडिया गठबंधन। विपक्ष में बैठने का फैसला इंडिया गठबंधन ने किया है। वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, वेट एंड वॉच करेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि संजय राउत को कुछ समय पहले मैं सुन रहा था, संजय राउत साफ तौर से कह रहे थे कि अभी हमारे पास नंबर नहीं है और जब हमारे पास नंबर होंगे तब देखा जाएगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल की। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 46 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी के लिए यह जीत 2019 से भी ज्यादा बड़ी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41 सीटें यहां जीती थी। ये रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, 60 विधानसभा सीटें, भाजपा 46 पर जीती। नेशनल पीपुल्स पार्टी के खाते में गई 5 सीटें। एनसीपी 3 सीटें जीतने में हुई कामयाब। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को मिली 2 सीटें, वहीं 1 सीट जीत रही कामयाब। अरुणाचल में खिला कमल। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। दरअसल राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 46 पर जीत दर्ज की है। वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी के खाते में महज 5 सीटें गई हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीयों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा की सीटें और वोट शेयर दोनों बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में भाजपा ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे 50.86% वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर 7 सीटों के साथ जेडीयू रही। 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 54.57% वोट मिले और 5 सीटों का फायदा भी हुआ। ताको तांतुंग एक कारोबारी और एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो अरुणाचल प्रदेश की याचुली सीट से एनसीपी के उम्मीदवार थे। उनकी पत्नी अरुणाचल प्रदेश में बड़ी अधिकारी हैं। प्रेमा खांडू समेत 10 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू समेत भाजपा के 10 प्रत्याशियों ने निर्विरोध ही विधानसभा चुनाव जीता। प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे हैं। प्रेमा खांडू पहली बार जुलाई 2016 में मुख्यमंत्री बने थे। तब वे कांग्रेस में थे। सीएम बनने के बाद सितंबर में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ज्वाइन की थी। इसके बाद 2016 के दिसंबर महीने में भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं इतनी बड़ी जीत के बाद भी सिर्फ एक उम्मीदवार की हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि जिस उम्मीदवार की हार हुई है वो अरुणाचल सरकार में शिक्षा मंत्री थे और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। 18वीं लोकसभा में इस बार चेहरों की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे चेहरे जो पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे। आइए हम आपको उन चेहरों से आपका तारुफ कराते हैं। इस बार 8वीं लोकसभा सदन का नजारा कई मायनों में अलग होगा। इंडिया गठबंधन की जीत के साथ ही कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार अपने क्षेत्र से चुने गए हैं। इन्हीं में कानपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी हैं। रमेश अवस्थी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा को 20,968 मतों से हरा दिया। इस लोकसभा सीट से दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। बात मेरठ लोकसभा की है, जहां इस बार भाजपा ने रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल को टिकट दिया
और गोविल ने टिकट मिलने पर भाजपा को निराश नहीं किया। यहां से सपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हरा दिया। कौशाम्बी लोकसभा से सपा ने इस बार सबसे युवा उम्मीदवार को उतारा। इस युवा उम्मीदवार ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार सोनकर को 1,03,944 के बहुत भारी मार्जिन से हराया। कौशाम्बी लोकसभा सीट से दिग्गज भाजपा नेता विनोद कुमार सोनकर को पराजित करने वाले पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे कम उम्र के सांसद निर्वाचित हुए। इसी साल 1 मार्च को उन्होंने 25 वर्ष की आयु पूरी की है। सपा ने मछलीशहर लोकसभा से पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता बीपी सरोज को 35,850 मतों से हरा दिया। मछलीशहर सुरक्षित लोकसभा सीट से विजयी सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज भी कम उम्र की सांसद बनी। इन्होंने जीत दर्ज कर न सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में सांसद बनी, बल्कि मछलीशहर लोकसभा सीट की पहली महिला सांसद बनने का गौरव हासिल करते हुए इतिहास रचा है। भाजपा ने इस बार कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण को टिकट दिया, क्योंकि बृजभूषण सिंह बराबर विवादों में बने रहे और इस पर उनका विरोध भी हुआ, जिसकी वजह से उनके पुत्र को टिकट दी गई और उन्होंने इस सीट से सपा प्रत्याशी को 1,48,843 वोटों से हरा दिया। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी थी। इस प्रकार सपा ने पहली बार आदित्य यादव को बदायूं सीट से टिकट दिया, जिस पर वे खरे उतरे और अच्छी लड़ाई लड़ी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य को 35,067 मतों से हरा दिया। इस प्रकार सपा ने भाजपा से बदायूं लोकसभा सीट छीन ली। भाजपा गठबंधन से इस बार सबसे युवा महिला प्रत्याशी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सनी हाजरी को 1,87,251 मतों के भारी अंतर से हराया। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर एलजेपी-आर की प्रत्याशी शांभवी चौधरी ने जीत दर्ज की है। टीएमसी ने इस बार अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर रहे यूसुफ पठान को मैदान पर उतारा। उन्होंने अपनी चुनावी पारी की भी शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से की। बहरामपुर लोकसभा से 5 बार से विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। इस बार हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया। कंगना का मुकाबला कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह से था, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। पहली बार मैदान में उतरी कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी को 74,755 वोटों से हरा दिया। यूपी में सबसे हॉट सीटों में से एक रही अमेठी की सीट की खूब भी चर्चा हुई। 2019 में यहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, तभी से इस सीट में सभी की निगाहें थी। 2024 में कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को टिकट न देकर सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे और बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। और इस बार देखा जाए तो स्मृति ईरानी का प्रभाव कुछ खास देखने को नहीं मिला। यही कारण रहा कि उनको कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 के भारी अंतर से हरा दिया।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।